हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू सविता शर्मा क्लासेस। आज हम करेंगे HPU B.Ed एंट्रेंस एग्ज़ाम का 2019 का क्वेश्चन पेपर। उसका इंग्लिश सेक्शन को सॉल्व करेंगे। लेट्स स्टार्ट। फर्स्ट क्वेश्चन जो इंग्लिश से रिलेटेड है, फाइंड आउट द करेक्ट स्पेल्ड वर्ड। तो मिस स्पेल्ड वर्ड या करेक्टली स्पेल्ड वर्ड, इसके ऊपर बेस्ड आपके क्वेश्चन आते हैं। तो इसमें वर्ड है रिकमेंडेशन। उसमें जो करेक्ट स्पेलिंग्स हैं वो हैं ए पार्ट में RECOMMENDATION, रेकमेंडेशन। जब आप बोलते भी हैं तो म के ऊपर स्ट्रेस आती है, म या एम डबल होना चाहिए। तो दीज आर द करेक्ट स्पेलिंग्स और हमारा आंसर होगा ए। इसी तरह से सेकंड क्वेश्चन वो भी इसी पर बेस्ड है। फाइंड आउट द करेक्ट स्पेल्ड वर्ड। इसमें वर्ड है गारंटी। गारंटी में जो स्पेलिंग्स होते हैं आपको लर्न ही करने पड़ते हैं। GUARANTEE, ये आपका राइट है। सो दिस इज योर आंसर। GUARANTEE, RUN नहीं होता, ये गलत है। यहाँ पर भी आर के बाद कुछ भी नहीं लगा है, वो भी गलत है। और वैसे भी ये स्टार्टिंग से देखिए, ये GUA होना चाहिए, ना कि GAU। तो इन दोनों में अगर आप C और D में देखें, GUA तक ठीक है, लेकिन यहाँ पर आर के बाद U लग गया, वो गलत हो गया। सो C इज़ द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट वर्ड है सिलेक्ट द करेक्ट प्लूरल फॉर्म, सिंगुलर प्लूरल। तो मैंने देखा जितने भी क्वेश्चन पेपर्स हैं, आपका बहुत ही बेसिक लेवल की इंग्लिश पूछी जाती है। ये है सिंगुलर प्लूरल डायरी। डायरी का प्लूरल क्या होगा? डायरीज। डायरीज में स्पेलिंग्स में ये स्पेलिंग ठीक होंगे, DIARIES, और इनमें नहीं है, तो ये आपका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है ही हैज़ ग्रेट अफेक्शन मी। इसमें क्या चाहिए? प्रेपोजिशन। तो जैसे आपके क्वेश्चन आता है BA फर्स्ट ईयर में करेक्ट प्रेपोजिशन का, उसी तरह से अफेक्शन के साथ आता है फॉर। तो आपका आंसर होगा C, ही हैज़ ग्रेट अफेक्शन फॉर मी। नेक्स्ट है फ्रेज के ऊपर या ईडियम के ऊपर, ईडियम्स एंड फ्रेजेस। ही NX टू ग्राइंड। NX टू ग्राइंड होता है टू बी सेल्फिश। टू पुट एन X इन द एनिमीज टेरिटरी। X होता है कुल्हाड़ी, किसी दूसरे के इलाके में अपनी कुल्हाड़ी रखना। टू पुट एन X इन द ग्राउंड, ज़मीन में रखना। नॉट टू हैव एनी सेल्फिश मोटिव, कोई सेल्फिश मोटिव ना होना। टू हैव अ सेल्फिश मोटिव, तो जैसे मैंने पहले बताया था कि इसका मीनिंग होता है टू हैव अ सेल्फिश मोटिव। तो आंसर क्या होगा? D। तो ये है फ्रेजेस या इडियम्स, उनके ऊपर बेस्ड एक क्वेश्चन। नेक्स्ट है वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन। वन हु इज़ लाइक्ड बाय पीपल, जो दूसरों द्वारा पसंद किया जाता है। उसमें वर्ड्स दिए हैं स्मारिटन, पॉपुलर, फिलंथ्रोपिस्ट, मिसएंथ्रोपिस्ट। पॉपुलर होता है जो लोकप्रिय है, हु इज़ लाइक्ड बाय पीपल, तो आंसर तो हमारा B पार्ट आएगा। लेकिन और वर्ड्स भी देख लेते हैं। स्मारिटन होता है जो हेल्पफुल है, दूसरों की हेल्प करता है। फिलंथ्रोपिस्ट होता है जो दानी है, दान करने वाला। और मिसएंथ्रोपिस्ट होता है जो लोगों का शत्रु है, जो दूसरों की हेल्प नहीं करता, लोगों दूसरों को तंग करता है। तो लोकप्रिय के लिए वर्ड आएगा पॉपुलर। सो B पार्ट इज योर आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, फाइंड आउट द वर्ड नियरेस्ट इन मीनिंग टू द गिवन वर्ड। तो ये होगा सिनोनिम, पर्यायवाची। फेन, फेन हमारा वर्ड है। फेन का मीनिंग होता है दिखावा करना, प्रिटेंड करना। तो यहाँ पर प्रिटेंड दिया हुआ है, सो दैट इज आवर आंसर। और वर्ड कौन से हैं वो भी देख लेते हैं।
वियर होता है पहनना, फेंट फेंट हो जाना, बेहोश हो जाना, ऑनेस्ट ईमानदार। लेकिन फेन का मीनिंग अगर आपको आता होगा तब आप जाएंगे प्रिटेंड के तरफ। फेन करना दिखावा करना, प्रिटेंड करना दिखावा करना। सो दिस इज द करेक्ट सिनोनिम। नेक्स्ट है एंटोनिम पर बेस्ड। फाइंड आउट द एंटोनिम ऑफ द वर्ड गिवन। तो वर्ड कौन सा? इंट्रिम। एंटोनिम होता है विपरीतार्थक शब्द। इंट्रिम मीन्स टेम्पररी। प्रोविजनल भी टेम्पररी के सेंस में है, इम्पॉर्टेंट का इसके साथ कोई रिलेशन नहीं है। टेम्पररी भी इंट्रिम की लेवल पे है। हमें सिनोनिम नहीं चाहिए, हमें चाहिए एंटोनिम। तो इंट्रिम का एंटोनिम होगा फिनिश्ड, जो पूरी तरह से कंप्लीट हो चुका है। इंट्रिम जो टेम्पररी है, तो इसका अपोजिट या एंटोनिम बन रहा है फिनिश्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन, या आगे के 3-4 क्वेश्चंस, वो हैं कंप्रीहेंशन पैराग्राफ के ऊपर बेस्ड। तो उसके लिए आपने देखा होगा कि हमने पहले भी कंप्रीहेंशन में क्या किया, एक क्विक रीडिंग हम देते हैं और फिर क्वेश्चंस के आंसर ढूंढने की कोशिश करते हैं। इन द फॉलोइंग क्वेश्चंस ईच सेंटेंस हैज़ एन अंडरलाइन पार्ट। सॉरी, ये आपका कंप्रीहेंशन नहीं है, अभी और क्वेश्चंस हैं। In the following questions, each sentence has an underlined part that can be improved by replacing the part with the given form alternately. इसमें क्या है, एक सेंटेंस आपको दिया है और उसमें एक पोर्शन जो है वो अंडरलाइंड है। उस पोर्शन को आपने इम्प्रूव करना है आपकी चॉइसेस में से। तो इसको हम बोलते हैं इम्प्रूवमेंट ऑफ सेंटेंस वाले क्वेश्चंस। ये पहले शायद आपके क्वेश्चन पेपर्स में नहीं आया है, लेकिन इसमें भी वैसे ही करना है जैसे कि आप एरर वाले क्वेश्चन में करते हैं। फ़र्क केवल इतना है कि वहाँ केवल एरर डिटेक्ट करते हैं, ढूंढते हैं, लेकिन यहाँ पर उसका इम्प्रूवमेंट भी बताना है कि व्हाट इज़ द करेक्ट फॉर्म। तो ऑप्शंस में दी होंगी, उसी में से ढूंढना है, सो इतना मुश्किल नहीं होगा। क्वेश्चन क्या है? द प्रिंसिपल आस्क्ड वाई यू आर लेट। प्रिंसिपल ने पूछा आप क्यों लेट हो। अब हमें मालूम है कि जब इन्वर्टेड कॉमर्स के अंदर है तब आर या हेल्पिंग वर्ब कहाँ लगती है? सब्जेक्ट से पहले। सब्जेक्ट क्या है? यू। वाई यू आर नहीं होगा, वाई आर यू होगा। केवल इनडायरेक्ट फॉर्म में आप आर को सब्जेक्ट से बाद में लगाते हैं, लेकिन जब आपका नॉर्मल सेंटेंस है तो उसमें हम हेल्पिंग वर्ब जो भी होती है उसे सब्जेक्ट से पहले लगाते हैं। सो वाई आर यू लेट, वाई आर यू लेट, ये होगा आपका आंसर। तो हमने क्या किया, इसमें से गलती ढूंढी और फिर उसको सही किया कि सही फॉर्म क्या होनी चाहिए। तो वाई आर यू लेट इज़ द राइट वर्ड और राइट एक्सप्रेशन। सो आपका आंसर होगा पार्ट ए। नेक्स्ट क्वेश्चन भी उसी तरह का है। आई कॉन्ग्रेचुलेटेड हिम फॉर हिज सक्सेस इन द एग्जामिनेशन। अंडरलाइन वर्ड है फॉर। तो फॉर की जगह पर कौन सा वर्ड लगाएं इनमें से 4 ऑप्शंस में से कि आपका सेंटेंस इम्प्रूव हो जाए। कॉन्ग्रेचुलेटेड हिम ऑन हिज सक्सेस, तो इसमें ऑन आएगा ना कि फॉर। तो ये आपका आंसर होगा पार्ट सी। ये भी इम्प्रूवमेंट ऑफ सेंटेंस वाला ही क्वेश्चन था। ये इम्प्रूवमेंट बेस्ड थी आपके प्रेपोजिशंस पर। तो अगर आपको प्रेपोजिशंस की नॉलेज है तो आप इसे आसानी से कर पाएंगे। नेक्स्ट है ऑल द स्टूडेंट्स स्टूड अप एज द टीचर द क्लासरूम। जैसे टीचर क्लास में आए सारे स्टूडेंट्स खड़े हो गए। तो दोनों सेंटेंस क्या है? पास्ट में। तो एंटर की पास्ट फॉर्म एंटर, एंटर्स, एंटरिंग, एंटर्ड। तो हमें मालूम है कि पास्ट टेंस में वर्ब की सेकंड फॉर्म आती है। सो डी इज़ योर आंसर। सॉरी। ऑल स्टूडेंट्स स्टूड अप एज द टीचर एंटर्ड द क्लासरूम। नेक्स्ट है
शी द टीवी व्हेन हर हस्बैंड केम, जब उसके हस्बैंड आए तो वो टीवी देख रही थी। वॉज वॉचिंग, शी वॉज वॉचिंग व्हेन हर हस्बैंड केम। सो हमारा आंसर होगा पार्ट बी। शी वॉच टीवी तो वैसे ही गलत है, क्योंकि प्रेजेंट टेंस में भी वॉच के साथ ईएस लगता, पास्ट टेंस में वॉच के साथ ईडी लगता, कंटिन्यूअस में वॉच के साथ आईएनजी लगता, तो इसलिए वॉच तो किसी तरह से भी सही नहीं है। वॉज वॉचिंग इज़ द करेक्ट आंसर। इज़ वॉचिंग क्यों गलत है? क्योंकि हस्बैंड आए पास्ट टेंस में, तो शी इज़ वॉचिंग प्रेजेंट टेंस में, तो ये भी नहीं हो सकता। शी वॉच टीवी व्हेन हर हस्बैंड केम, ये भी नहीं है, वो टीवी देख रही थी जब उसके हस्बैंड आए, तो आंसर होगा शी वॉज वॉचिंग। नेक्स्ट है चेंज द वॉइस। एक्टिव पैसिव वॉइस आपने पहले भी किए हैं, और अगर अभी तक आपको ना आते हों तो मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे दूँगी। मैंने पूरी प्लेलिस्ट बना रखी है एक्टिव पैसिव वॉइस पर, जो आपको मैं प्लेलिस्ट का लिंक शेयर कर दूँगी, आप वहाँ से देख सकते हैं। दे विल डिमोलिश द एंटायर ब्लॉक। विल डिमोलिश फ्यूचर टेंस है, फ्यूचर इनडेफिनिट, तो जब आप इसको पैसिव वॉइस बनाएंगे तो विल बी डिमोलिश्ड हो जाएगा। वो तो हमें मालूम है कि जो हमारा सब्जेक्ट है वो ऑब्जेक्ट की जगह आ जाता है, ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट की जगह आ जाता है। सब्जेक्ट यहाँ पर है दे और ऑब्जेक्ट है द एंटायर ब्लॉक, तो हमारा आंसर होना चाहिए द एंटायर ब्लॉक विल बी डिमोलिश्ड बाय देम। तो अब देखते हैं हमारे आंसर्स में से। द एंटायर ब्लॉक इज़ बीइंग डिमोलिश्ड, इज़ बीइंग आता है जब प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस होता है। मे बी डिमोलिश्ड अगर आपकी मे मॉडल वर्ब लगी हो। विल हैव टू बी डिमोलिश्ड करना पड़ेगा, लेकिन यहाँ पर हैव टू नहीं है, विल बी डिमोलिश्ड। द एंटायर ब्लॉक विल बी डिमोलिश्ड, ये आपका आंसर होगा। इसमें बाय देम नहीं लगा है, वो अंडरस्टूड है। द एंटायर ब्लॉक विल बी डिमोलिश्ड, दैट इज़ योर राइट आंसर। उसके बाद है कंप्रीहेंशन क्वेश्चन, जो हमने पहले कहा है कि आपको एक क्विक रीडिंग देनी होगी, उसके बाद आप 1 बाय 1 क्वेश्चन के आंसर ढूंढ सकते हैं। तो मैं यहाँ पर पहले की तरह पूरा का पूरा पैराग्राफ आपके साथ डिस्कस करूँगी। फाइंड द सुटेबल अल्टरनेटिव फॉर दीज क्वेश्चंस ऑन द बेसिस ऑफ फॉलोइंग पैराग्राफ। इस जो नीचे पैराग्राफ है उसके बेसिस पर, उसके आधार पर सूटेबल अल्टरनेटिव ढूंढिए, क्योंकि आपको हर क्वेश्चन के बाद 4 ऑप्शन दी होती हैं, उनको अल्टरनेटिव कहा गया है, उनमें से आपने राइट ऑप्शन ढूंढनी है। एन अर्थक्वेक कम्स लाइक अ थीफ इन द नाइट, भूचाल आता है रात में चोरों की तरह, विदाउट वार्निंग, बिना वार्निंग दिए हुए। It was necessary, therefore, to invent instruments that neither slumbered nor slept. Slumber होता है गहरी नींद में होना, slept भी उसी तरह का है, सोना। तो इसलिए क्योंकि रात को चोरों की तरह अर्थक्वेक आता है, इसलिए ज़रूरी था कि कोई ऐसा इंस्ट्रूमेंट की खोज की जाए जो ना सोता हो। Some devices were quite simple. कुछ डिवाइसेस हमें ढूंढी लेकिन बड़ी सिंपल थी। वन फॉर एग्जाम्पल कंसिस्टेड ऑफ रॉड्स ऑफ वेरियस लेंथ्स एंड थिकनेस। उसमें क्या किया जाता था कि रॉड्स, छड़ियाँ अलग अलग लेंथ की, कोई छोटी कोई बड़ी, और थिकनेस भी अलग अलग, कोई मोटी कोई कम मोटी कोई पतली, विच वुड स्टैंड अप ऑन एंड, जो किनारों पर खड़ी कर दी जाती, लाइक 9 पिंस। 9 पिंस रेफरेंस है किसी स्कटल नाम की गेम का, जिसमें 9 पिंस की तरह वो लगाई जाती हैं छड़ियाँ। व्हेन अ शॉक केम, शॉक मीन अर्थक्वेक, जब वो आया, इट शुक द रिजिड टेबल अपॉन विच दीज स्टूड, तो उससे वो टेबल हिल जाता जिसके ऊपर ये छड़ियाँ लगाई गई होती थी। इफ़ इट वर जेंटल, अगर अर्थक्वेक जेंटल होता, धीमी गति का होता, ओनली द मोर अनस्टेबल रॉड्स फेल,
क्योंकि बताया गया कि अलग अलग टाइप की रॉड्स लगाई जाती थी, कुछ पतली, कुछ मोटी, कुछ लंबी, कुछ छोटी। तो अगर अर्थक्वेक थोड़ा कम गति का होता था तो केवल जो ज़्यादा अस्थिर होती थी वही गिरती थी। इफ़ इट वर स्फीयर, और अगर वो ज़्यादा गति का होता था, दे ऑल फेल, वो सारी गिर जाती थी। Thus the rods by falling and by the direction in which they fell, तब पता चल जाता था अर्थक्वेक के बारे में कि रॉड्स जो हैं वो कितनी गिरी हैं और किस डायरेक्शन में गिरी हैं। उससे रिकॉर्डेड फॉर द स्लम्बरिंग साइंटिस्ट द स्ट्रेंथ ऑफ अ शॉक दैट वाज टू वीक टू वेकन हिम। तो उससे अगर बहुत धीमी गति का अर्थक्वेक आता जिससे साइंटिस्ट को उठने की ज़रूरत नहीं होती, तो ये छड़ियाँ, ये रॉड्स, उसी से उसको अंदाज़ा लग जाता कि किस डायरेक्शन में अर्थक्वेक आया और कितना आया। बट इंस्ट्रूमेंट्स फार मोर डेलिकेट दैन दैट, डेलिकेट नाजुक, जो सेंसिटिव ज़्यादा हों, उनसे ज़्यादा सेंसिटिव इंस्ट्रूमेंट्स वर नीडेड, उनकी ज़रूरत थी। इफ़ एनी रियली सीरियस एडवांस वॉज टू बी मेड, अगर कोई और प्रोग्रेस करनी थी। The ideal to be aimed at was to devise an instrument that could record with a pen on paper the movements of the ground or of the table as the quake passed by. अगर हम कोई किसी बढ़िया प्रोग्रेस करना चाहते थे तो हमें एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट बनाना था जो रिकॉर्ड कर पाता पेन और पेपर के साथ किस चीज़ के बारे में, द मूवमेंट्स ऑफ द ग्राउंड, कि ग्राउंड किस तरफ हिली, कितनी हिली, और ऑफ द टेबल, या फिर टेबल की कितनी मूवमेंट हुई जैसे जैसे अर्थक्वेक गुजरता। वाइल आई राइट माई पेन मूव्स बट द पेपर कीप स्टिल, जब मैं लिखता हूँ तो मेरा पेन हिलता है और पेपर स्थिर रहता है। विद प्रैक्टिस नो डाउट आई कुड इन टाइम लर्न टू राइट बाय होल्डिंग द पेन स्टिल वाइल द पेपर मूव, लेकिन अगर मैं प्रैक्टिस करूँ तो मैं ये भी प्रैक्टिस कर सकता हूँ, सीख सकता हूँ कि लिखते वक्त मेरा पेन जो है वो तो स्थिर रहे लेकिन पेपर की मूवमेंट हो। दैट साउंड्स अ सिली सजेशन, ये बट मूर्खता वाला सजेशन है, बट दैट वाज प्रिसाइजली द आइडिया, प्रिसाइजली एग्जैक्टली, लेकिन यही आइडिया पर को अडॉप्ट किया गया इन सम ऑफ द अर्ली इंस्ट्रूमेंट्स फॉर रिकॉर्डिंग अर्थक्वेक। जो पहले सिज्मोमीटर होता है, जो अर्थक्वेक को रिकॉर्ड करने वाला इंस्ट्रूमेंट होता है, उसको सिज्मोमीटर बोलते हैं। तो अर्ली सिज्मोमीटर्स में यही आइडिया पर बेस्ड इंस्ट्रूमेंट्स बनाए गए कि जब आप लिखते हैं तो आपका पेन मूव ना करे बल्कि पेपर मूव करे। बट व्हेन टेबल, पेन होल्डर एंड पेपर आर ऑल मूविंग, लेकिन अर्थक्वेक में तो वो सब कुछ हिलने लग जाता है, टेबल भी, पेन को होल्ड करने वाला पेन होल्डर भी, पेपर भी। हाउ इज़ इट पॉसिबल टू राइट लेजिबली, लेजिबली जिसको पढ़ा जा सके, तब ऐसा लिखना कैसे पॉसिबल होगा। द की टू अ सोल्यूशन ऑफ दैट प्रॉब्लम, उस प्रॉब्लम का हल ले इन एवरीडे ऑब्जर्वेशन, तो रोज़ाना की एक ऑब्जर्वेशन उस पर बेस्ड था। तो वो रोज़ाना की ऑब्जर्वेशन क्या है, वाई डज अ पर्सन स्टैंडिंग इन अ बस और ट्रेन टेंड टू फॉल, कोई आदमी जो बस या ट्रेन में खड़ा है तो वो गिरना क्यों शुरू हो जाता है। व्हेन अ सडन स्टार्ट इज़ मेड, जब अचानक बस या ट्रेन चला दी जाती है। इट इज़ बिकॉज हिज फीट मूव ऑन बट हिज हेड स्टे स्टिल, वो ऐसा इसलिए होता है कि उसके पाँव तो हिलते हैं लेकिन उसका सिर या दिमाग स्टिल रहता है, शांत रहता है। तो ये था हमारा पैराग्राफ। अब हम क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। दिस पैसेज सेज दैट अर्ली इंस्ट्रूमेंट्स फॉर मेजरिंग अर्थक्वेक वर, इस पैराग्राफ में ये कहा गया है कि जो अर्ली इंस्ट्रूमेंट बनाए गए, दे वर फॉल्टी इन डिज़ाइन, दे वर एक्सपेंसिव, दे वर नॉट स्टर्डी, दे वर नॉट सेंसिटिव इनफ। डिज़ाइन फॉल्टी था, डिज़ाइन में दोष था, एक्सपेंसिव, बड़े कॉस्टली थे, स्टडी, बड़े स्ट्रॉन्ग नहीं थे, सॉलिड नहीं थे, और सेंसिटिव नहीं थे। तो अगर हम इसका आंसर ढूंढना चाहें तो मैं आपको ले चलती हूँ अब अपने पैराग्राफ की तरफ।
but instruments far more delicate than that were needed. Delicate means sensitive. उससे कहीं ज़्यादा सेंसिटिव, ज़्यादा नाजुक, नाजुक मीन जो बड़ा सेंसिटिव है, जो हर चीज़ जिसको जल्दी प्रभावित करती है, तो फार मोर डेलिकेट इंस्ट्रूमेंट चाहिए थे इफ़ एनी रियली सीरियस एडवांस वॉज टू बी मेड। तो हमारा पहला क्वेश्चन, नॉट सेंसिटिव इनफ, कि जो पहले इंस्ट्रूमेंट बनाए गए अर्थक्वेक को मेजर करने के लिए, दे वर नॉट सेंसिटिव इनफ। नेक्स्ट क्वेश्चन, वाई वॉज इट नेसेसरी टू इन्वेंट इंस्ट्रूमेंट्स टू ऑब्जर्व एन अर्थक्वेक? क्यों ज़रूरी था इंस्ट्रूमेंट्स को इन्वेंट करना, उनकी खोज करना अर्थक्वेक को ऑब्जर्व करने के लिए? तो ये हमारा स्टार्टिंग में ही है। An earthquake comes like a thief in the night without warning. It was necessary therefore to invent instruments. तो इसका मतलब, इसका आंसर होगा An earthquake comes like a thief in the night without warning. तो ये ऑप्शन हमारी वहाँ पर दी हुई है, because an earthquake comes like a thief in the night. So this is our answer. और क्या है, टू मेक पीपल अलर्ट अबाउट अर्थक्वेक ड्यूरिंग देयर कॉन्शियस एज वेल एज अनकॉन्शियस आवर्स। कॉन्शियस जब वो जाग रहे हों और अनकॉन्शियस जब वो सो रहे हों। लेकिन वहाँ पर पैराग्राफ में ये दिया है क्योंकि एक अर्थक्वेक रात के टाइम आता है चोरों की तरह। तो ए पार्ट हमारा आंसर होगा। टू प्रूव दैट वी आर टेक्निकली एडवांस्ड, ये बताने के लिए कि हम तकनीकी तौर पर बड़े ही प्रोग्रेस हमने कर ली है। टू एक्सपेरिमेंट विद द कंट्रोल ऑफ मैन ओवर नेचर, या फिर आदमी का नेचर के ऊपर कंट्रोल, इसको एक्सपेरिमेंट करने के लिए। तो हमारा राइट आंसर है पार्ट ए। नेक्स्ट है, अ सिंपल डिवाइस विच कंसिस्टेड ऑफ रॉड्स दैट स्टूड अप ऑन एंड्स लाइक 9 पिन्स वॉज रिप्लेस्ड, उसकी जगह ले ली गई बाय अ मोर सोफिस्टिकेटेड वन, ज़्यादा सोफिस्टिकेटेड इंस्ट्रूमेंट के द्वारा। क्यों ले ली गई? बिकॉज इट फेल्ड। किस चीज़ में फेल हुआ? जो पहले वाला इंस्ट्रूमेंट था जिसमें 9 पिन्स की तरह रॉड लगाई जाती थी, उसको रिप्लेस क्यों किया गया? बिकॉज इट फेल्ड टू मेजर अ जेंटल अर्थक्वेक, टू मेजर अ स्फीयर अर्थक्वेक, टू रिकॉर्ड द डायरेक्शन ऑफ द अर्थक्वेक, टू रिकॉर्ड द फैक्ट्स विद अ पेन ऑन पेपर। तो इसका आंसर होगा पार्ट डी। मैं आपको पैराग्राफ में भी बता देती हूँ। द आइडियल टू बी एम्ड एट वॉज टू डिवाइज एन इंस्ट्रूमेंट दैट कुड रिकॉर्ड विद अ पेन ऑन पेपर द मूवमेंट्स ऑफ द ग्राउंड और ऑफ द टेबल एज द क्वेक पास्ड बाय। तो ये हमारा आंसर है, टू डिवाइज एन इंस्ट्रूमेंट that could record with a pen on paper। तो हमने आंसर वही टिक किया है, बिकॉज एन अर्थक्वेक, because to record the facts with a pen on paper. This is the right answer. Next, the everyday observation referred to in the passage relates to। everyday observation क्या है? a moving bus or train, the sudden start of a bus, tendency of a standing person to fall when a bus or train moves suddenly, the people standing in a bus or train। तो अभी हमने किया है, that is the C part, tendency of a standing person to fall when a bus or train moves suddenly। आप पैराग्राफ में जाकर भी देख सकते हैं, क्योंकि लास्ट क्वेश्चन है तो आपको पैराग्राफ के बिल्कुल एंड में मिलना चाहिए। जो फर्स्ट 2 क्वेश्चन होते हैं वो आपको पैराग्राफ की बिगनिंग में मिलेंगे, और जो लास्ट क्वेश्चन है वो बिगनिंग के पैराग्राफ के एंड में मिलने के चांसेस ज़्यादा हैं। तो यहाँ पर देखिए, एवरीडे ऑब्जर्वेशन क्या है? अ पर्सन स्टैंडिंग इन अ बस और ट्रेन टेंड टू फॉल व्हेन अ सडन स्टार्ट इज मेड। सो दिस इज द क्वेश्चन एंड द आंसर। उसके बाद
अगला क्वेश्चन, द अर्ली सिज्मोमीटर जो अर्थक्वेक को रिकॉर्ड करने के इंस्ट्रूमेंट्स adopted the idea that in order to record the earthquake, it is the pen that should move just as it moves when we write on a paper, the pen that should stay still and the paper should move, both pen and paper should move, neither pen nor paper should move. तो अगर आपको याद हो तो इसका आंसर था पार्ट बी, the pen that should stay still and the paper should move. फिर भी हम एक बार वहाँ जाकर चेक कर लेते हैं. By holding the pen still while the paper moved. पेन स्टिल रहे, पेपर मूव करे. That sounds a silly suggestion, but that was precisely the idea adopted in some of the early instruments. तो आपने देखा इसका राइट आंसर है कि एक पर्सन जब वो खड़ा होता है बस में या ट्रेन में, जब बस अचानक चल पड़ती है, ट्रेन अचानक चल पड़ती है, तो उसके गिरने की संभावना रहती है. तीसरा से हमने कंप्रीहेंशन क्वेश्चन किया. मैं हर बार यही बताती हूँ कि आपको क्विक रीडिंग देनी है और उसमें कुछ वर्ड अगर आपको नहीं भी समझ आते हैं, यू कैन स्किप दैट. उसके ऊपर ज़्यादा फोकस नहीं करना है, हमारे पास टाइम उतना ज़्यादा नहीं होता है और हमें ये देखना है कि हमारे क्वेश्चन के आंसर हमें मिल जाएं. उसके बाद है नेक्स्ट क्वेश्चन, सिलेक्ट द करेक्ट आउट ऑफ द 4 अल्टरनेटिव्स. 4 ऑप्शंस है, उसमें करेक्ट देखना है. राम सेड टू मी आई एम गोइंग टू जयपुर. राम टोल्ड मी दैट मीन कि हमें इसकी इनडायरेक्ट फॉर्म ऑफ नरेशन बतानी है कि कौन सी सही है. तो इसमें भी सेड टू का तो टोल्ड बन जाता है. आई एम गोइंग टू जयपुर, टेंस चेंज हो जाएगा, एम का वॉज हो जाएगा और जो प्रोनाउन है आई फर्स्ट पर्सन है. फर्स्ट पर्सन चेंज होता है किसके साथ? सब्जेक्ट के साथ. तो राम की जगह हो जाएगा ही. राम टोल्ड मी दैट ही वॉज गोइंग टू जयपुर. तो आपका पहला ऑप्शन ही सही ऑप्शन है. और देख लेते हैं, राम टोल्ड मी दैट आई वॉज गोइंग, आई नहीं आएगा, आई चेंज हो जाएगा राम के साथ. दैट राम टोल्ड मी दैट राम वॉज गोइंग, तो राम की जगह हम प्रोनाउन लगा देते हैं ही, तो ये गलत हो गया. राम टोल्ड मी दैट ही इज़ नहीं आएगा, प्रेजेंट कंटिन्यूस चेंज हो जाएगा पास्ट कंटिन्यूस में, तो यहाँ पर वॉज गोइंग, सो ये भी गलत हो गया. ही वर गोइंग, ये भी गलत हो गया. तो हमारा राइट ऑप्शन है पार्ट ए. तो जिस तरह से मैंने आपको एक्टिव पैसिव की प्लेलिस्ट बताई है, उसी तरह से मेरे चैनल में नरेशन पर भी पूरी की पूरी प्लेलिस्ट है, जिसमें आपको काफ़ी वीडियोस मिल जाएंगी नरेशन पर. तो उसका लिंक भी आपको मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा अगर आप नरेशन सीखने में इंटरेस्टेड हों. फ़िलहाल इस क्वेश्चन का आंसर ए ऑप्शन इज़ द राइट ऑप्शन. और इस क्वेश्चन पेपर का इंग्लिश सेक्शन का लास्ट क्वेश्चन, चूज़ द अल्टरनेटिव. ही वॉज कैरिंग अ हैवी लोड. सिंपल, नेगेटिव, कंपाउंड, कॉम्प्लेक्स, काइंड्स ऑफ सेंटेंसेस. इसके ऊपर भी मैंने आपको एक वीडियो का लिंक दिया था किसी पुरानी वीडियो में, और अगर आप चाहें तो इसमें भी मैं दे सकती हूँ. उसमें आपको सिंपल सेंटेंसेस, नेगेटिव सेंटेंसेस, कंपाउंड सेंटेंसेस, कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस, उसके बारे में नॉलेज दी जाती है. ये सेंटेंस है सिंपल सेंटेंस. सिंपल सेंटेंस होता है जिसमें एक इंडिपेंडेंट क्लॉज हो, और नेगेटिव होता है नकारात्मक, ये नेगेटिव तो नहीं है. कंपाउंड होता है जिसमें 2 इंडिपेंडेंट क्लॉजेस हों, लेकिन यहाँ पर 2 क्लॉजेस नहीं हैं. कॉम्प्लेक्स होता है जिसमें एक इंडिपेंडेंट क्लॉज हो, एक सबॉर्डिनेट क्लॉज हो. तो यहाँ पर केवल एक ही क्लॉज है जो इंडिपेंडेंट है. तो हमारा राइट आंसर है सिंपल सेंटेंस है. तो ये बेस्ड है काइंड्स ऑफ सेंटेंसेस पर. तो इस तरह से हमने एक और क्वेश्चन पेपर सॉल्व किया है
काफ़ी क्वेश्चंस आपके कॉमन आ रहे हैं, वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस या टाइप ऑफ क्वेश्चंस वो कॉमन है। केवल इसमें इम्प्रूवमेंट ऑफ सेंटेंसेस पर एक क्वेश्चन था जो पहले नहीं आया था। उसमें हमने देखा कि आपने क्या करना है, आपने डिटेक्टिंग द एरर उसी तरह से करना है, लेकिन उसमें ये भी बताना कि सही क्या है। केवल ये नहीं बताना कि कौन सा गलत है, बल्कि सही कौन सा है, ये भी ऐड करना पड़ता है। तो उसमें ऑप्शन दी हैं, इसलिए आपका काम इतना मुश्किल नहीं होता। तो आई होप यू लाइक द वीडियो। अगर आपको वीडियो पसंद आए इसे शेयर करें। अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें। आपको और भी वीडियोज़ इसमें मिलने वाली हैं, और इस वीडियो को और इससे रिलेटेड जितने भी वीडियोज़ हैं उनको आप ध्यान से पढ़िए बिफोर यू गो फॉर योर एंट्रेंस एग्ज़ाम। थैंक यू।